लास्ट क्लास में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। और थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर क्या हुआ था। देखो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था इसके बाद अंग्रेज क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि एक पार्लियामेंट का सिस्टम सेटअप होगा, जस्ट लाइक मिनी पार्लियामेंट सेटअप हो जाएगी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो अब वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू रूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे, यहाँ पे सरकार चलाएंगे प्रॉपर। तो देखो इसको करने के लिए इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इसी की वजह से क्या हुआ था, ब्रिटिश का रूल स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और इसके अंदर क्या किया था इन्होंने, जो कंट्रोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो किसको दे दिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होते थे, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हुआ करते थे जो ब्रिटेन में बैठा करते थे। साथ में इनकी 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी थी जो हमने लास्ट देखा था। लेकिन इनका इंडिया में एक एजेंट होता था जिसका नाम वायसराय हुआ करता था। तो ये था हमारे पास कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था। तो जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, तो इसके अंदर भी ना कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं आए। इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंजेस आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसके अंदर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और साथ में वायसराय, ये एज इट इज रहा। यानी कि 1861 के अंदर भी इन्होंने सरकार का कंट्रोल किसके पास ही दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के अंदर। वो ब्रिटेन से बैठे बैठे ही चला रहे थे और उनका एजेंट इंडिया में वायसराय एज इट इज रहा। यानी कि ये एज इट इज बना रहा। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे, तो इन्होंने क्या करा, वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 5 मेंबर्स थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। अब ये 5 मेंबर्स कौन कौन थे, देखो 5 मेंबर्स, होम अफेयर्स, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, मिलिट्री की जगह होता है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एज इट इज है। तो ये वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, जस्ट लाइक जैसे आज के टाइम पे मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी टाइप की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है। तो यानी कि होम मिनिस्टर उस समय, यानी कि होम एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिलिट्री काउंसिल यानी डिफेंस वाले के लिए मिलिट्री वर्ड यूज करा गया, कानून के लिए लॉ, रेवेन्यू अलग और फाइनेंस अलग। ये 5 तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बनाए थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। यानी कि वायसराय जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट होता था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसके अंदर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे। अब देखो, प्रायर टू 1861 एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूज्ड टू वर्क एज अ एडवाइजर। सर आवाज नहीं आ पहले ही रही तो इंडिया आपकी। के अंदर, हेलो, 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 सर अब आ यस रही, सर, सर क्लियर है, आवाज पहले कट रही बीच बीच में नहीं बीच आ में रही ना। थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 5 मेंबर हुआ करते थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस। इसके बाद इन्होंने क्या करा, कुछ टाइम पीरियड तक 1861 के अंदर ये चेंजेस चला। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1874 का टाइम आया, 1874 के अंदर एक नया डिपार्टमेंट एक और ऐड करा जिसका नाम था पब्लिक वर्क्स, जिसको हम पीडब्ल्यूडी के नाम से आज के टाइम पे जानते हैं, ठीक है ना। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर हो चुके हैं वो 6 हो चुके हैं। यानी कि एक नया पोर्टफोलियो ऐड कर दिया गया यहाँ पे। जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री आज के टाइम पे भी होती है, तो ये सेम एज इट इज उस समय चलता था। लेकिन उस समय वायसराय की वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। ये मेन गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी जो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती थी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अलग अलग पहले 5 डिपार्टमेंट, उसके बाद एक और नया डिपार्टमेंट जिसका नाम पब्लिक वर्क्स रखा गया। तो यानी कि वायसराय की जो काउंसिल है वो 6 मेंबर की हो चुकी है। साथ में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, इसने वायसराय को एक पावर दी थी। अभी देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बैठा हुआ है ब्रिटेन में, अब हर छोटी छोटी बात के लिए वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नहीं पूछेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको पावर दी थी कि भाई आपको अगर लगता है कि कोई भी कानून बनाना है तो आप अपने हिसाब से खुद कानून बना सकते हो। यानी कि एक ऑर्डिनेंस पास करने की पावर वायसराय को दे दी थी किसने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, इस एक्ट के थ्रू। यानी इस कानून में बोला गया कि वायसराय क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। और ये एक ऐसा कानून होता है, टेम्परेरी कानून होता है। और ये जो ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम है ना, आज के करंट सिनेरियो में भी चलता है। लेकिन इस समय ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है, ये पावर दी गई है राष्ट्रपति के पास।
यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कानून लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा या राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा, लेकिन उसका कानून बनना बहुत जरूरी है, तो सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एक काम करो, इसका ऑर्डिनेंस बना के इसको पास कर दो। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, एक ऑर्डर देंगे और वो कानून बन जाएगा। लेकिन दिस इज देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन है। कैसे, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस वैलिड होगा ओनली फॉर 6 मंथ। तो यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑर्डिनेंस का, ये उस समय से चला आ रहा है 1861 से। यानी 1861 से ये पावर वायसराय को दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने, कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता था, तभी से चला आ रहा है 6 मंथ की वैलिडिटी। ठीक है, और ऑर्डिनेंस आर स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इस ऑर्डिनेंस को आज भी अपने भारत के संविधान का हिस्सा बनाया हुआ है। तो ऑर्डिनेंस आज भी हम इशू कर सकते हैं। तो ये पावर लेकिन किसको दी गई है, हमने पहले वायसराय के पास होती थी, आज के टाइम पे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो उनको अगर लगता है कि किसी चीज को कानून बनने से रोका जा रहा है, तो वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड रहेगा वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो हम वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब मेंबर देख रहे हैं, कितने मेंबर हो चुके हैं, 6 मेंबर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके पास है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनका एजेंट इंडिया में वायसराय। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसके बाद आगे देखो, इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर की। सेंट्रल लेजिस्लेचर का काम होता था कानून पास करना। जैसे आज के टाइम पे इंडियन पार्लियामेंट होती है ना, उस समय कानून बनाने के लिए इन्होंने रखी हुई थी सेंट्रल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर कानून बनाए जाते थे। और लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन होता था, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। लेजिस्लेचर के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, साथ में वायसराय हुआ करते थे और वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। इनके साथ, इनके अलावा, यानी कि वायसराय है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, साथ में एडिशनल मेंबर है। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जो कानून बनाने वाले, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर आज के टाइम पे क्या है आपका, लोकसभा और राज्यसभा, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। उस समय पार्लियामेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय कॉन्सेप्ट था सेंट्रल लेजिस्लेचर। इनका काम था कानून बनाना। आज का कानून बनाने का काम किसका है, लोकसभा और राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले किस तरीके से इन्होंने कानून बनाते थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के थ्रू कानून बनाते थे। तो अब देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर किस तरीके से बनाई थी। इन्होंने बोला सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर वायसराय होंगे, वायसराय की 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, साथ में ये लोग क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कुछ एडिशनल मेंबर। और एडिशनल मेंबर को इन्होंने दो हिस्सों में तोड़ा कि एडिशनल मेंबर में कुछ ऑफिशियल मेंबर होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ऑफिशियल मेंबर रखे जाएंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर रखे जाएंगे। और जिसमें से मेजोरिटी होगी वो किसकी होगी, ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी। यानी कि सबसे ज्यादा मेंबर कौन से वाले होंगे, ऑफिशियल मेंबर। अब सवाल आता है ये ऑफिशियल मेंबर बनेंगे कौन और इनको अपॉइंट कौन करेगा। क्या था, तो जितने भी एडिशनल मेंबर हैं, चाहे ऑफिशियल हो चाहे नॉन ऑफिशियल मेंबर हो, इनको अपॉइंट करने वाला एक ही पर्सन है, वायसराय। यानी कि लॉ बनाने की अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है, वायसराय के हाथ में। यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑलरेडी है, 6 मेंबर वायसराय के अपने हैं, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वायसराय के अलावा एडिशनल मेंबर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन उन मेंबर को दो कैटेगरी में बांटा जा रहा है, एक ऑफिशियल, दूसरा नॉन ऑफिशियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों मेंबर भी किसके द्वारा अपॉइंट करे जा रहे हैं, वायसराय खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं सारे एडिशनल मेंबर, ऑफिशियल वाले भी और नॉन ऑफिशियल वाले भी। अब सवाल आता है कि ऑफिशियल वाले कौन से होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्विस के सर्वेंट हुआ करते थे, वो बनते थे ऑफिशियल मेंबर। जो ब्रिटिश के टाइम पे सिविल सर्विसेज के अंदर हुआ करते थे या उनकी आर्मी के अंदर हुआ करते थे, यानी कि वायसराय के वो अपने ही लोग हुआ करते थे। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ये भी वायसराय अपने आप ही नॉमिनेट करते थे। अब सवाल आता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय की 6 मेंबर की, और ये जो एडिशनल मेंबर है, इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती थी 6 से 12। यानी कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर 6 से 12 के बीच में हो सकते थे। लेकिन इसमें से मेजोरिटी किसकी होगी, ऑफिशियल की। यानी कि 12 का अगर मैं मेजोरिटी वाली पोजीशन की बात करूं तो 7 हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 7 ऑफिशियल का होना जरूरी है। 7 मिनिमम ऑफिशियल होंगे और नॉन ऑफिशियल 5 होंगे, क्योंकि मेजोरिटी में हमेशा ऑफिशियल मेंबर ही रहेंगे, क्योंकि वायसराय सारी पावर अपने हाथ में रखते थे। तो वायसराय की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है,
6 के 6 मेंबर उनके अपने हैं, ऑफिशियल मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर वो भी खुद ही नॉमिनेट कर रहे हैं, और ऑफिशियल मेंबर की यहाँ पे मेजोरिटी रहने वाली है। यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो ऑफिसर नहीं भी थे ना, वो भी आम पब्लिक के अंदर से कोई बन सकता था। ठीक है, तो अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिगार्डिंग। सर ये एक बार बता दीजिए, ऑफिशियल जो मेंबर होते थे कौन होते थे? ये मेंबर हुआ करते थे जो इस समय ब्रिटिश के सिविल सर्विस के जो सर्वेंट हुआ करते थे, जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, वो हुआ करते थे ऑफिशियल मेंबर्स, जो किसी ना किसी पोस्ट पे ऑफिसर रहा करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो ऑफिशियल मेंबर थे। उन्हीं मेंबर में से कोई मेंबर बनता था ऑफिशियल मेंबर। और और वायसराय नॉन की चॉइस ऑफिशियल थी। इन्हीं में से होते थे? नॉन ऑफिशियल कोई भी हो सकता है, वो आम जनता भी हो सकती है। ऑफिशियल मेंबर जो ऑफिस में पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे होल्ड कर रहे थे, और नॉन ऑफिशियल का मतलब जो किसी ऑफिस के अंदर नहीं थे, इसका मतलब आम पब्लिक भी हो सकती है। नॉन ऑफिशियल में इंडियन भी हो सकते थे? बिल्कुल, नॉन ऑफिशियल के लिए नहीं थी। एनीबडी? चलो, अब देखो क्या सीन था। तो सवाल आता है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर क्या इंडियन मेंबर अलाउ थे, जो 6 मेंबर थे? तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री नहीं थी। इंडियंस वर नॉट अलाउ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस को जगह नहीं दी गई थी। अब सवाल आता है, क्या एडिशनल मेंबर्स में भारतीयों को अलाउ करा गया था, इंडियंस को अलाउ करा गया था? यस। यानी कि एडिशनल मेंबर में भारतीयों को बोला गया था कि भाई आप एडिशनल मेंबर बन सकते हो, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर नहीं बनोगे, आप एडिशनल मेंबर बन सकते हो। यानी कि इंडियंस को अलाउ करा गया था सिर्फ और सिर्फ एडिशनल मेंबर्स के अंदर। ठीक है, और एडिशनल मेंबर की भी कौन सी कैटेगरी में अलाउ थे? ये नॉन ऑफिशियल वाली कैटेगरी के अंदर। एडिशनल की भी कौन सी कैटेगरी? नॉन ऑफिशियल वाली। ठीक है, क्योंकि वायसराय सारे मेजोरिटी तो अपने पास ही रखेंगे, ऑफिशियल मेंबर वायसराय के अपने हुआ करते थे, और ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद और इसी को बोलते थे हम मिनी पार्लियामेंट, छोटी पार्लियामेंट। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को उस समय जस्ट लाइक पार्लियामेंट बोलते थे, जो आज के टाइम पे लोकसभा राज्यसभा का काम है। ठीक है, अब देखो, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, स्टार्टिंग में इन्होंने 3 इंडियंस को अलाउ करा था, 3 इंडियंस को। ठीक है, नॉन ऑफिशियल में 3 इंडियंस अलाउ करे गए थे, और वो कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। और ये जो तीनों थे ना, ये भी कोई और नहीं थे, ये तीनों ही तीनों वायसराय के आदमी थे। यानी ये ऐसे तीनों राजा थे जो कि वायसराय के अंडर में रहते थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की स्वाधीनता स्वीकार कर रखी थी। यानी ये इनके अपने ही आदमी थे, यानी वायसराय को किसी चीज की टेंशन नहीं थी। ऑफिशियल मेंबर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो बच्चे, आ रही है आवाज? हेलो हेलो। हाँ जी सर, अभी तो आ रही है, अब आ रही है। आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए, तो वायसराय के जो सारे मेंबर्स थे वो उसके अपने ही थे, काउंसिल के मेंबर सारे अपने थे, ऑफिशियल मेंबर उसके अपने थे, और जो नॉन ऑफिशियल में उसने इंडियंस अलाउ करे थे वो भी उसके अपने थे। यानी जिससे उनकी अच्छी पड़ती थी उसने वही मेंबर नॉन ऑफिशियल के अंदर भी 3 इंडियंस अलाउ कर रखे थे। अब इसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन अलाउ नहीं था। यानी कि अगर पैसों से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है तो आप सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी तरह का डिस्कशन नहीं कर सकते थे। यानी कि फाइनेंस को लेके कोई भी डिस्कशन उस समय अलाउ नहीं था। यानी कि पैसे को लेके कोई बात नहीं होगी लेजिस्लेचर के अंदर। जैसे फाइनेंस बिल डिस्कस होता है ना, बजट डिस्कस होता है, तो पहले बजट वगैरह डिस्कस नहीं हुआ करता था, उनका अपने हिसाब से बजट अलॉट करते थे वो लोग, डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद इसके साथ साथ और क्या चेंजेस था? एडिशनल मेंबर वर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। यानी ये जो एडिशनल मेंबर है ना, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। यानी लॉ कौन बना रहा है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से किसी भी तरीके का कैसा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जो इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर थे या फिर जो ऑफिशियल मेंबर थे, वो किसी भी तरीके का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यानी जो वो कर रहे हैं वो सही है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद कुछ अदर पॉइंट इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलिट्री से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड काफी सारे बिल्स धीरे धीरे
पास करे। अब इसमें भी क्या इशू था, ये जो वायसराय बिल पास करते थे ना, इस बिल को कैसे रिजेक्ट करा जा सकता था उस समय? इस बिल को सिर्फ और सिर्फ कौन रिजेक्ट कर सकता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जितने भी कानून बना रखे हैं ना, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता था, यानी उसको अमान्य कर सकता था, उसके पास लास्ट में पावर थी। यानी कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहते तो किसी भी कानून को वो कभी भी रिजेक्ट कर सकते थे, यानी उसके बाद से वो कानून नहीं माना जाएगा। तो अल्टीमेट पावर जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में थी, जो कि ब्रिटेन के अंदर बैठते थे। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किसी कानून को मना कराओ। तो वायसराय उनके एजेंट हुआ करते थे। जनरली ऐसा होता होगा कि वो अपने हिसाब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पहले पूछ लेते होंगे कि भाई हम इस तरह के कानून लेके आ रहे हैं, आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो अब बदलाव आने स्टार्ट हुए, यानी कि एक मिनी पार्लियामेंट बननी स्टार्ट हुई। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। एनीबॉडी? सर मिनी पार्लियामेंट कब स्टार्ट हुई थी, इसकी डेट क्या थी? 1861 एक्ट का डेट 1861 है, तो इट मीन 1861, ठीक है। क्योंकि बट ये तो काफी वो तो ऊपर काफी से बताया था ना आपने, 1861 ही चल रहा है नीचे तक, लास्ट तक। ठीक है। एक्ट का मतलब उसी साल की बात नहीं है कि सेक्शन में है क्या, ये नहीं देख रहे कि साल में कैसा है। हम एक्ट पढ़े थे, कानून पढ़ रहे हैं, समझ लो। हम कोई वॉर नहीं पढ़ रहे, हम एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कानून में एक ही बार को कानून आएगा, हर साल थोड़ी आएगा, हर साल अलग आएगा। जितने ओके सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जितने भी सारे चेंजेस है, सारे के सारे कहाँ के आपके 1861। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जिससे आप लोगों ने स्पीकर के सारे खोल देते हैं, कहाँ से आवाज आएगी? स्पीकर थोड़ी सी बंद करो। शोर आ रहा है आपकी तरफ से मेरे पास ना, तो वॉइस कैसे आएगी आपके पास? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ये सारे चेंजेस ना एक्ट चल रहे हैं, कानून चल रहा है, उसी ईयर के हैं, 1861 के, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं करा है, ऊपर एक बार ईयर मेंशन कर दिया 1861, ठीक है। तो 1861 ही चल रहा है आगे। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कर ली जाएगी, बना दी जाएगी। मैं 1861 तक पहुंच चुका हूं, और अब जो कांग्रेस पार्टी आप देखते हो ना आज के टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके बारे में देखते हो, इसी की बात करेंगे, इस कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, जिन्होंने 70 साल तक हमारे देश पे राज किया, वो पार्टी बनने जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, 1817 एंड 1818, इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ ना, काफी सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, मद्रास महाजन सभा बनाई गई, इंडियन एसोसिएशन बनाई गई, पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई। तो ये कुछ पार्टियां बनाई गई रिवॉल्ट के बाद, यानी कि 1870s में और 80s के अंदर, यानी 1870 में और 1880 में ना कुछ पार्टियां बनाई गई क्षेत्रीय लेवल पे, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बनाई गई। तो बेसिकली इसका पर्पस तो ये था कि देश को आजादी दिलवाना, लेकिन इन पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो किस पे रह गया, सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज पे, कि मेरी भैंस चुर गई, किसी ने मेरा ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये लोकल पार्टीज लोकल मुद्दे पे रह गई, यानी देश का मुद्दा खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आई थी लोकपाल बिल को लेके, कि लोकपाल पास करवाएंगे, लेकिन किस पे रह गई, बिजली और पानी, और उसके बाद बस फ्री कर दी, अगले इलेक्शन में मेट्रो फ्री कर देंगे। तो लोकल मुद्दा रह गया, लोकपाल की बात कोई कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो। तो मेन पार्टी आई थी लोकपाल को लेके, लेकिन उन्होंने क्या करा, बिजली पानी फ्री करा, उसके बाद बस फ्री करी, अगली बार मेट्रो फ्री कर देंगे। तो यानी लोकल इश्यूज में सिमट के रह गई पार्टी। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये जो पार्टीज बनी ना, ये भी पार्टी देश को आजादी के लिए बनी थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनी थी, लेकिन ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो, मद्रास महाजन सभा हो, इंडियन एसोसिएशन हो, पूना सार्वजनिक सभा हो, ये ना लोकल पार्टी बन के रह गई, नेशनल लेवल की ना पार्टी बनी नहीं पाई। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी
एक क्षेत्रीय मुद्दों में रह गई कि जो लोकल मुद्दे हैं वो लोकल इश्यूज यही है, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बस की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन होने चाहिए, तो एक एरिया में सिमट के रह गई। तो वैसे ही कुछ इन पार्टी के साथ ऐसा हुआ। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, केजरीवाल जी का काम बहुत बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं, हमें चाहिए थी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि वी नीड वन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन रिप्रेजेंट कंप्लीट इंडिया, यानी हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो कि पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी की वजह से क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। और इसके तीन रीजन थे। तीन रीजन क्या थे, तीन अलग अलग एक्ट पास हुए थे। एक का नाम था वर्नाकुलर एक्ट 1878, दूसरा आर्म्स एक्ट 1878, और उसके बाद लेबर्ट बिल 1884। इन मेन तीन की वजह से ये पार्टी फॉर्मेशन में आई थी। और फाइनली वो टाइम आता है 1885 का, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है। वो किसी इंडियंस के द्वारा नहीं होती, एक विदेशी के द्वारा ही की जाती है, और वो होते हैं एओ ह्यूम, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स के। यानी कि ये एक ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। तो आपके एग्जाम का पूछे जाने वाला एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने ये पार्टी बनाई थी, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हुआ सर करते थे। कौन यानी से कि ईयर में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 1885, ठीक है, 1885 के अंदर बनी थी, ठीक है, 1885 के अंदर पार्टी बनाई गई, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, मैंने स्लाइड्स में थोड़ी देर पहले रिपीट भी किया था। 1885 का टाइम आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है, और किसके द्वारा बनाई जाती है? एओ ह्यूम के द्वारा, जो कि एक रिटायर सिविल सर्वेंट ऑफिसर हुआ करते थे उस समय। जी, कोई बच्चा बोल रहा था अभी, नमन। Yes, sir. Sir, ये जो थ्री बिल वर्नाकुलर एक्ट 1878 बट अच्छा, what was the purpose? बच्चे मैं वर्नाकुलर एक्ट ये सब डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ ना, ये सब मैं डिस्कशन इसमें नहीं लूंगा अभी मैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जा रहा हूँ। आगे ये टॉपिक कवर होंगे तब उसमें कवरेज दूंगा। अभी मेरा पर्पस ये वर्नाकुलर एक्ट डिस्कस करना नहीं है, आर्म्स एक्ट पे जाना नहीं है, और लिबर्ट बिल के ऊपर भी जाना नहीं है, ठीक है। अभी आप ऐसा मान के चलो कि इस बिल में कुछ ऐसा था जो इंडियंस के अगेंस्ट था, और जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाएगी, एक संस्था बनाएगी, बस। अभी हम इस एक्ट पे नहीं जाएंगे। अब देखो सीन क्या था कि शुरुआत एओ ह्यूम ने ही क्यों की, कोई इंडियंस ने क्यों नहीं बनाई ये पार्टी? उसका एक रीजन था। उसका रीजन था, नो इंडियंस कुड हैव स्टार्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इफ एन इंडियन हैड कम फॉरवर्ड टू स्टार्ट सच अ मूवमेंट एम्ब्रेसिंग ऑल इंडियंस, द ऑफिशियल्स इन इंडिया वुड नॉट हैव अलाउड द मूवमेंट टू कम इनटू द एग्जिस्टेंस। अगर ये पार्टी किसी भारतीय ने बना ली होती ना, तो इस पार्टी का वजूद ही नहीं होता, अंग्रेज ने इसको पहले दबा देते। लेकिन ये पार्टी बनाई गई थी एक ब्रिटिश के द्वारा, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स को नहीं दबाया, इसलिए ये पार्टी एओ ह्यूम के द्वारा फॉर्म करी गई। अगर किसी भारतीय ने बनाई होती ये पार्टी, तो ब्रिटिशर्स उसको ना पहले ही सप्रेस कर चुके होते, खत्म कर चुके, दबा चुके होते। लेकिन ये पार्टी एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी, जो कि खुद एक ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स को नहीं दबाया, इसलिए इस पार्टी का जन्म हो गया। तो फाइनली क्या होता है, पार्टी बना दी जाती है, और इस पार्टी का पर्पस क्या था, जितने भी हमारे एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करा जाए। अब क्या होता है, पुणे के अंदर वो सेशन ऑर्गेनाइज करा जाता है, लेकिन पुणे के अंदर उस समय क्या होता है ना, बीमारी फैल जाती है। बीमारी फैलने की वजह से क्या होता है, इस सेशन की ना लोकेशन चेंज करी जाती है, और लोकेशन को चेंज करके रखा जाता है मुंबई। यानी कि देखो क्या सीन होता है, अभी बता देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस समय फॉर्म करी गई थी ना, तो उस समय डिसाइड करा गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसका साल में एक बार सेशन होगा। और सेशन कब होगा, लास्ट के 3 दिनों में, यानी दिसंबर मंथ होता है हमारे साल का लास्ट, और दिसंबर मंथ के जो लास्ट के 3 दिन होंगे ना, उसमें कांग्रेस का एक बड़ा सेशन होगा। यानी जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे वो सारे के सारे उस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। वो सेशन आज भी होता है कांग्रेस का, ठीक है, वो तब से चला आ रहा है, 1885 से चला आ रहा है वो प्रथा। तो इनका पहला सेशन होना था पुणे में, लेकिन पुणे में उस समय एक बीमारी फैल गई,
और बीमारी की वजह से इन्होंने लोकेशन चेंज करी और लोकेशन चेंज करके क्या रखी, मुंबई। और मुंबई के अंदर इन्होंने जो लोकेशन चुनी थी वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यानी कि जो कांग्रेस का पहला सेशन होने वाला था वो कहां पे हुआ, देखो होना था पुणे। आपके दो क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला सेशन कहां होने वाला था, तो आंसर है पुणे। कहां हुआ था, वो आंसर है मुंबई। यानी कि पहला सेशन पुणे में होने वाला था, पुणे में बीमारी फैल गई, तो उस बीमारी के देखते हुए इन्होंने सेशन की लोकेशन चेंज करके महाराष्ट्र में ही मुंबई कर दी। और मुंबई के अंदर कहां पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये नाम नहीं पूछेगा आपसे कि किस कॉलेज में हुआ, सिर्फ आप प्लेस याद रखोगे, बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का पहला सेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया जाता है, यानी कि वेलकम टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सारे के सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे डिसाइड होता है कि एक सेशन हर साल होगा और डेलीगेट्स विल वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। यानी कि जितने भी मेंबर्स आएंगे ना उस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उस सेशन के वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो सेशन होता था ना, इसके अंदर कुछ रेजोल्यूशंस पास करे जाते थे। बेसिकली ये लोग क्या करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले, कि अगले साल हमने ब्रिटिशर से किस किस बात को मनवाना है अपनी, उसकी प्री प्लानिंग करते थे ये लोग सेशन के अंदर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सेशन 1885 में बुलाया गया, तो ये 1886 की प्लानिंग कर रहे हैं दिसंबर लास्ट में, 3 दिनों में होता था ये सेशन, लास्ट के 3 दिन में। तो ये प्लान करते थे कि अगले साल हम ब्रिटिशर से किस किस बात के लिए बगावत करेंगे, उनसे क्या क्या बातें मनवानी है हमने अपनी। तो पहले डिस्कशन कर लेते थे, ये सारे मेंबर आते थे, पूरी पार्टी के मेंबर इकट्ठा होते थे, वोट वगैरह डाले जाते थे, एक प्रेसिडेंट बनता था। तो वो डिसाइड करते थे कि भाई हाँ हाँ ये बातें हम ब्रिटिशर से अपनी मनवाएंगे। उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बुलाया जाता था, ठीक है। तो डेलीगेट विल वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, यानी कि उस सेशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाता था, जितने भी मेंबर वहां पे पहुंचते थे। इसके बाद यहाँ पे डिस्कशन होता था सिर्फ और सिर्फ नेशनल इश्यूज पे। यानी ये लोग सिर्फ और सिर्फ इशू क्या था कि जो राष्ट्रीय इश्यूज होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी लोकल मुद्दे, बिजली, पानी, बस इन सब की बात नहीं करेंगे हम। यानी कि हमें चाहिए सिर्फ नेशनल इश्यूज की पूरे देश में क्या चल रहा है, ऐसे वाले मुद्दे हम इस कांग्रेस के सेशन के अंदर देखेंगे। और इसमें इन्होंने क्या मेथड्स ऑप्ट करे थे, इनके 3 मेथड्स थे। क्या मेथड्स थे, पहला मेथड था प्रेयर, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। दूसरा, अगर ये हमारी बात हाथ जोड़ के नहीं मानते, हम इनके खिलाफ पेटिशंस लगाएंगे, यानी कि लोगों से साइन करवा करवा के पेटिशंस इनके पास भेजेंगे कि भाई हम चाहते हैं सारे के सारे कि आप ये काम करो। फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानेगी, तब हम करेंगे प्रोटेस्ट। यानी कि इन्होंने क्या मेथड्स ऑप्ट करे थे, यानी कि पहले प्यार से बात करेंगे, प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानेगी, पिटीशंस फाइल करेंगे, पिटीशन से भी नहीं मानेगी, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि वायलेंस कहीं से कहीं तक भी नहीं था, सिर्फ इनका पर्पस था प्यार से ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाना। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करा गया था एओ ह्यूम के द्वारा। यानी कि इनकी मेथड क्या था, इनका बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातों को मनवाना। और पहला तरीका इनका प्रेयर, रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे। दूसरा पिटीशंस फाइल करेंगे, और नहीं तब भी नहीं मानेंगे तब जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम बहुत प्रेयर करते हैं, पिटीशंस डालते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुनती, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन फिर रहता है ओनली प्रोटेस्ट करना। तो फिर हम बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं। जी बच्चे, कोई बोल रहा था कुछ? सर एओ ह्यूम ने ये बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट वो ही ब्रिटिशर के अगेंस्ट क्यों था? मतलब आई मीन कि उनसे बातें मनवाना ये सब तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही हुई चीजें। फॉर द सिंपैथी ऑफ इंडियंस। सर उसका वो मतलब आई मीन व्हाट ही विल डू ऑफ द सिंपैथी ऑफ द इंडियंस ना। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी फॉर्म करी, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करा कि आप ज्वाइन करो, आपके साथ गलत हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो, पिटीशन फाइल करो, प्रोटेस्ट करो, क्योंकि सरकार डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। दैट मींस कि एओ ह्यूम वाज विद इंडियंस ओनली। एओ ह्यूम वाज, सर वो इंडियंस के साथ में ही था ना, मतलब उनको सपोर्ट करता था। वो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे। देखो कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, समझ गए। तो उनको लग रहा था कि इंडियंस के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कब तक बेवकूफ बनते रहोगे, ऐसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कानून लगातार पास करती रहेगी, जब तक तुम उनसे लड़ोगे नहीं तो कैसे तुम्हारी बात मानेंगे। उनसे लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अब जैसे मोदी जी ने लगातार कानून पास कर दिए ना, किसान बैठे हुए ना धरने पे लड़ रहे हैं वो, तो देखा आपने फॉरेनर्स ने भी सपोर्ट करा ना,
वो जो ग्रेटा थनबर्ग वाला बन गया, उसका क्या इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर? कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने भी सपोर्ट कर दिया वो टूल किट वाला जो मामला आया। तो जस्ट लाइक दैट, यस सर। तो वो प्रोटेस्ट होंगे ही होंगे, करना ही पड़ेगा हमें, ऐसे तो सरकार मनमानी करेगी, वरना कल को ऐसा कोई कानून बना देंगे। देखो तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हो गया, तालिबान ने राज कर लिया, लेकिन स्टिल पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है तालिबान के अगेंस्ट वहां की। करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसे आप नहीं करोगे तो सरकार मनमानी करेगी अपनी। तो जस्ट लाइक दैट, तो एओ ह्यूम ने इंडियंस की सिंपैथी के लिए उनको मतलब एक रास्ता दिखाया, आप कह सकते हो, क्योंकि इंडियंस तो तैयार थे नहीं, और ये भी पता था कि अगर इंडियंस पार्टी बनाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रहने नहीं देगी, और इसीलिए उन्होंने, एक फॉरनर ने ये जिम्मेदारी अपने सिर पे ली कि एक नई पार्टी बनाते हैं, राजनीतिक पार्टी, जिससे कि लोग जुड़ेंगे। एक संगठन बनाना जरूरी है जो कि नेशनल लेवल पे होगा, क्योंकि क्षेत्रीय लेवल पे आप देखो, आपने देखा ना रिवोल्ट हुआ 1857 का, क्या हुआ उसका हाल? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया। कितना देर लगा उनको सप्रेस करने में? 1 साल के अंदर पूरा दबा दिया उसको। क्या कर लिया? जितना भी रिकैप्चर करे थे इंडियंस ने, वो सारे के सारे ब्रिटिश ने फिर से रिकैप्चर कर लिए। क्या फर्क पड़ा उनको? डजेंट मैटर। तो ये चाहते थे कि अब ना नेशनल लेवल पे एक पार्टी बने, अगर अगला प्रोटेस्ट हो तो धीरे धीरे ग्रो करेगी ये, तो जब बाद में प्रोटेस्ट होंगे ना, वो पूरे देश में एक साथ होंगे आंदोलन, तो ब्रिटिशर्स तभी तो जाएंगे यहाँ से इंडिया से, अदरवाइज नहीं जा सकते थे। तो अब ये शुरुआत हो रही है, पार्टी फॉर्म हो रही है। अब देखो, जो इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए इस सेशन के, उनका नाम था WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाया गया इस सेशन का? उमेश चंद्र बनर्जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहला सेशन आपका कहां पे हुआ था? पुणे में होना था, हुआ बॉम्बे में, और उस सेशन के जो प्रेसिडेंट वो बने, कौन बने? WC बनर्जी। और पार्टी किसके द्वारा फॉर्म करी गई? एओ ह्यूम के द्वारा। तो सारे इंपॉर्टेंट तो- क्वेश्चंस इसके अंदर से। जी बोलिए। सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ना WC बैनर्जी, मतलब उस पार्टी के प्रेसिडेंट थे ना? फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी है, ठीक है। सर एक बार पूरा नाम बोल दीजिए। वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश, WOMESH, वोमेश, वोमेश चंद्र बनर्जी, वोमेश, WOMESH, वोमेश, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिनको शॉर्टकट में WC बनर्जी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, ये पहले प्रेसिडेंट थे और इनके नेतृत्व में कुछ 9 रेजोल्यूशन उस समय पास करे गए थे। उसके अंदर से मैं आपको इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन बताता हूं, क्या क्या रेजोल्यूशन थे। पहला हमने बोला था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ये मिलिट्री के ऊपर बहुत खर्चा कर रही है, तो हमारा ये था कि अगले साल हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलेंगे कि भाई अपना ना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, यानी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कम करो। दूसरा, सिविल सर्विस का जो आप एग्जाम करते हो ना, ये आउट ऑफ इंडिया लंदन जाना पड़ता है, इसको इंडिया में करो। यानी आप ये तो बोल रहे हो, देखो आपने देखा था ना कि सिविल सर्विस के एग्जाम को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन वो एग्जाम कहां पे हो रहा था? लंदन में हो रहा था। अलाउ तो कर दिया उन्होंने एग्जाम, लेकिन एग्जाम देने कहां जाना पड़ रहा है? लंदन जाना पड़ रहा है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है ना, आपको इतना अफोर्ड करना पड़ेगा। अब हर कोई लंदन जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उस समय, तो उनकी डिमांड थी कि भी सिविल सर्विस का एग्जाम आप क्या करो, इंडिया के अंदर कंडक्ट करवा लो। तो 9 रिजोल्यूशन के अंदर से ये 2 सबसे मेन रिजोल्यूशन थे जो अगले साल इनको मनवाने थे। तो ये था हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन और इसका पहला वाला सेशन, ठीक है। किसी को कुछ सर, ये 9 रेजोल्यूशंस का क्या मतलब हुआ? 9 रेजोल्यूशन का मतलब हुआ बच्चे 9 अलग अलग मुद्दे कि हम क्या क्या बनवाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स कौन कौन सी बनवाएंगे। तो उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जो 2 मुद्दे मैंने आपको लिखे हुए हैं, वो ये 9 रेजोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। 9 मुद्दों पे बात बनी थी हमारी, टोटल 9 रेजोल्यूशन पहले उसमें पास हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर से कुछ एग्जांपल मैंने 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, रिड्यूस मिलिट्री एक्सपेंडिचर और सिविल सर्विस का एग्जाम इंडिया में कंडक्ट करवाओ, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि कितने रेजोल्यूशन पास करे गए थे, आपको रेजोल्यूशन के नाम याद नहीं रखने। वैसे तो आपको ये भी याद नहीं रखना कि पहले सेशन में कितने रेजोल्यूशन पास हुए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, बस। तो ये 9 रेजोल्यूशन पास हुए थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये काम करवाएंगे आने वाले साल में। सर, तो ये ईयर भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में ये WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे? तो किसी उसमें एग्जाम में पूछा नहीं गया, पूछने को पूछ सकता है लेकिन अभी तक तो नहीं पूछा। सर, तो कौन से ईयर में बने थे ये? तो WC बनर्जी नाम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। WC बनर्जी नाम के आगे ना उसका ईयर कभी नहीं पूछेगा, वो नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो नाम पूछा जाएगा कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, वही पूछा जाएगा बस, अभी तक ईयर नहीं पूछा है।
और पूछेगा तो लेट्स सी, आपको ईयर फिर याद करना ही पड़ेगा। अब देखो अगला एक्ट, इसके बाद अगला एक्ट बनता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और ये भी जितने भी चेंज आएंगे ना वो सब 1892 के चेंजेस हैं। 1892 के चेंजेस हैं, ऑल चेंजेस इन 1892, यानी 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी थी। अब इसके बाद एक जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके अंदर अब कुछ चेंजेस करेगी और एक नया एक्ट लेके आ रही है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, टोटल ना 3 काउंसिल एक्ट आएंगे, 3 काउंसिल एक्ट लेके आएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला मैंने आपको बता दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और आज दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट करा रहा हूं आपको 1892। यानी आप देखो हम 1892 तक पहुंच रहे हैं। कल वाली क्लास में मैं 1900 पे पहुंच जाऊंगा और 3-4 सेशन के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री विल बी फिनिश। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, 4-4, 5-5 टॉपिक आपको करूंगा ही करूंगा डिस्कस क्लास के अंदर। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद अभी क्या होगा, सिर्फ रिवॉल्ट होंगे, विद्रोह होने स्टार्ट होंगे, सत्याग्रह होने स्टार्ट होंगे, वो सारे सत्याग्रह लाइन से होंगे। फिर अब ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी आ रही है, अब वो एनेक्सेशन वगैरह, कब्जा वगैरह नहीं कर रहे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सब खत्म कर चुके हैं, वो प्यार से सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन वो कानून इतने स्ट्रिक्ट बना रहे थे कि उनके कानूनों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ रही थी। समझ रहे हो कि भाई सिविल सर्विस का एग्जाम आप कंडक्ट तो करा रहे हो इंडिया में, ठीक है, लेकिन बाहर कंडक्ट करा रहे हो, इंडियंस को अलाउ तो कर रहे हो, लेकिन बाहर जाना पड़ रहा है लंदन, इंडिया में कंडक्ट करा दो। मिलिट्री के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो, खर्चा थोड़ा सा कम कर दो। भाई हमारे पैसों से मिलिट्री के ऊपर खर्चा क्यों कर रहे हो, इंडियंस को कैसे बेनिफिट मिलेगा। देखो तो अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। काउंसिल एक्ट आप ना इसके लिए सब देखो, आपको क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगर आपने 1861 अच्छे से नहीं करा तो आपके जितने भी काउंसिल एक्ट है ना और जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं उस सब में लैकिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि इन सब में चेंजेस है, काफी सारे एक्ट हैं इसके ऊपर, तो अच्छे से करना है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया ही था, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल के 6 मेंबर और 6 मेंबर के साथ एडिशनल मेंबर, एडिशनल मेंबर में ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, और संख्या कितनी थी 6 से 12, और मेजोरिटी किसकी थी, ऑफिशियल मेंबर की। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको हर बार याद रखनी है। देखो अब क्या था, पहले बात करते हैं कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके पास था। यानी 1892 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल आज भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास था। देयर इज नो चेंज इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका एजेंट इंडिया में हुआ करता था वायसराय। दिस वाज एज इट इज, यानी कि 1858 में भी ऐसा था, 61 में भी ऐसा था, और 92 के अंदर भी सेम रहा एज इट इज। इसके अंदर इन्होंने कोई चेंज नहीं करा। जो बदलाव करे जाएंगे वो किसके अंदर करे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस तरीके से चेंजेस थे, देखो वायसराय पहले भी था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर स्टार्टिंग में 5 मेंबर थे, फिर एक डिपार्टमेंट उन्होंने बढ़ाया था जिसका नाम रखा था पब्लिक वर्क, तो ये एज इट इज 1892 में भी था। ठीक है, और 1861 में ही वायसराय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी थी, वो तब भी थी, वो अब भी है, और ये ऑर्डिनेंस वैलिड कब तक रहता था, 6 मंथ तक। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नो चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नो चेंज। जो चेंजेस आएंगे आपके वो कहां पे आएंगे, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर चेंजेस आएंगे। तो देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर में कैसे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले देखो आप, एग्जीक्यूटिव की जो वायसराय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले मेंबर थे 6, अभी भी 6 मेंबर हैं, और एडिशनल मेंबर उस समय 6 से 12 हुआ करते थे, और एडिशनल मेंबर के अंदर ऑफिशियल भी थे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ऑफिसर थे वो ऑफिशियल, जो ऑफिसर नहीं थे वो नॉन ऑफिशियल। देखो नाम है नॉन ऑफिशियल, इसका मतलब जो ऑफिसर नहीं है वो नॉन ऑफिशियल, जो ऑफिसर है वो ऑफिशियल मेंबर। यानी कि 6 से 12 ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे, जो कि नॉमिनेट करते थे वायसराय, यानी कि वायसराय के ही अपने आदमी हुआ करते थे। अब देखो क्या था, और ये कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 से 12, यानी कि वायसराय खुद नॉमिनेट करते थे, यानी कि वायसराय की तो मेजोरिटी थी, वायसराय जो चाहे वो कर सकते थे, और इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलाउ नहीं थे, तो इंडियंस तो कुछ कर नहीं सकते थे उस समय। तो अब देखो क्या होता है सीन, यहां पे पूछा गया क्या इंडियंस को अलाउ है, नहीं, और क्या इंडियंस को एडिशनल मेंबर में अलाउ था, आंसर इज यस। तो इतना इंडियंस को वहां पे अलाउ था। अब देखो आगे क्या होता है। पहला चेंज हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर फाइनेंस मैटर पे डिस्कशन करना अलाउ नहीं था, यानी कि डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस वर नॉट अलाउ, और एडिशनल मेंबर वर नॉट अलाउड टू क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। यानी ये एडिशनल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से
क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। ये हमने पुराने वाले में देख लिया था। अब इसके अंदर हमें चाहिए थे चेंजेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला वी डिमांड मोर चेंजेस, हमें इसके अंदर बदलाव चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से नया एक्ट बनाना पड़ा ब्रिटिशर्स को। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव सजेशंस टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू बी इंक्लूडेड इन द अपकमिंग इंडियन काउंसिल एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि हम इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं आपके 1861 वाले एक्ट के अंदर। और इंडियंस ने क्या सजेशंस दिए उनको, यानी कि इंडियंस का मतलब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, क्योंकि वो पार्टी बन चुकी है, पॉलिटिकल फ्रंट बन चुका है, वो पार्टी सजेस्ट कर रही है अब। और पार्टी क्या बोलेगी, पार्टी ने बोला कि जो आपके एडिशनल मेंबर है ना, ये बहुत कम मेंबर है। भाई आप कानून बना रहे हो हमारी पार्लियामेंट का, कितने लोग, 12 लोग एडिशनल मेंबर और 6 लोग आपकी वायसराय की काउंसिल में, 12 6 18, एक हो गए खुद वायसराय, यानी 19 लोग मिलके पूरे भारत के लिए कानून बना रहे हो। हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई 19 लोग मिलकर कैसे कानून बना सकते हैं? आज के टाइम पे भी इंडियन पार्लियामेंट का सिस्टम क्या है, 543 मेंबर लोकसभा में, 233 मेंबर राज्यसभा में वोट करते हैं, तो काफी सारे मेंबर वोट कर रहे हैं ना, फिर प्रेसिडेंट भी साइन करते हैं, तब जाके कानून बनता है। और ये लोग कितने मेंबर बना रहे थे, 16-17 मेंबर पूरे के पूरे कानून बना रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप कैसे कानून बना सकते हो हमारे लिए? तो उन्होंने बोला कि एडिशनल मेंबर की संख्या बढ़ाओ, यानी अगर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी नहीं बढ़ाना चाहते तो एडिशनल मेंबर बढ़ा दो, इंडियंस को ज्यादा अलाउ करो उसके अंदर। तो पहली डिमांड थी इनकी कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर शुड बी इंक्रीज, कि एडिशनल मेंबर बढ़ने चाहिए, पहली डिमांड थी हमारी। इसके बाद दूसरी डिमांड इन्होंने बोला कि भाई जो एडिशनल मेंबर है ना, ये वायसराय खुद नॉमिनेट करते हैं। ऐसे तो वायसराय सिर्फ अपने आदमियों को नॉमिनेट करेंगे, भाई अगर मेरे पास नॉमिनेशन की पावर आ जाएगी तो जो मेरे से लिंक में है मैं उसी को नॉमिनेट करूंगा। तो इन्होंने बोला ऐसे तो वायसराय पक्षपात करेंगे, उनके जो अपने मेंबर हैं उन्हीं को नॉमिनेट कर देंगे। आप एक काम करो, ये जो मेंबर्स हैं एडिशनल मेंबर, इनको नॉमिनेशन की जगह क्या करो, इनका इलेक्शन करवा दो, यानी कि ये मेंबर इलेक्ट होने चाहिए, यानी कि चुन के आने चाहिए जनता के द्वारा। यानी वायसराय अपनी मर्जी से नॉमिनेट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से तो वो अपने आदमियों को नॉमिनेट करेंगे। तो आप एक काम करो, एक तो एडिशनल मेंबर बढ़ाओ और साथ में जो नॉमिनेट कर रहे हो, नॉमिनेट की जगह आप क्या करवाओ, अब इलेक्ट करवाओ, यानी कि एडिशनल मेंबर अब इलेक्ट होने चाहिए। दूसरी डिमांड। इसके बाद आगे देखो, फिर उन्होंने बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आपने बोल रखा है कि डिस्कशन फाइनेंशियल मैटर पे अलाउ नहीं है, इस डिस्कशन को भी अलाउ करो, यानी कि फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन भी होना चाहिए। तो अब एक एक करके डिमांड देखते हैं कि कितनी डिमांड मानी गई। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 3 डिमांड रखी। पहली डिमांड एडिशनल मेंबर इंक्रीज करो 12 से। दूसरी डिमांड जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो नॉमिनेट नहीं होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए, चुन के आने चाहिए। और तीसरी, जो आप फाइनेंशियल मैटर पे डिस्कशन अलाउ नहीं करते, वो डिस्कशन होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया का पैसा है और अगर आप इंडिया वालों से डिस्कस ही नहीं करोगे उनके पैसे को कैसे यूज करना है तो कैसे बात बनेगी। यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो अब देखो क्या क्या होगा। यानी कि ये बातें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थी, मानी कितनी बातें वो देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उनकी क्या क्या बात मानी। अब देखो, पहला पॉइंट था 6 से 12, दूसरा नॉमिनेशन का पॉइंट था और तीसरा डिस्कशन था आपका फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। 2 डिमांड इनकी वहां से आ रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है और इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम है वो इंडिया के अंदर कंडक्ट होना चाहिए। तो टोटल हो गई 5 मांगे, यानी कि ये चेंजेस चाहते थे नए वाले इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर। तो लेट्स सी क्या चेंजेस हुए या नहीं हुए। नाउ लेट्स लुक एट द चेंजेस डन एज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यानी हमने अपनी डिमांड तो रख दी ब्रिटिशर्स के सामने, और हमने से मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल फ्रंट बन चुका है जो कि हमारी तरफ से ब्रिटिशर से अब डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि जनता तो बात नहीं कर सकती ना, तो एक पॉलिटिकल पार्टी उनसे बात करेगी। और इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना सारे मैक्सिमम उस समय 90% लॉयर्स हुआ करते थे, एजुकेटेड इंडियंस थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो ये लोग ही ब्रिटिशर से बात करते थे कि भाई हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, अगली बार आप एक्ट बनाओ तो ये चेंजेस हमारे कंसिडर कर लो। हम अभी ना ब्रिटिशर से ये नहीं कह रहे आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप शासन करो, लेकिन हमारे लिए कुछ कानून बनाओ आप जो हमारे फेवर में हो, हमारे बेनिफिट के लिए हो। अभी हम उनको भगाने की सोच ही नहीं रहे, अभी तो हम उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप राज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे फेवर का भी तो ध्यान रखो, हमारे फेवर में कुछ कानून बनाओ। आप अपने हिसाब से कानून बना रहे हो। तो देखो इन्होंने कितनी बात मानी। सबसे पहले बात करते हैं, जो मेंबर 6 से 12 थे, इन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया 10 से 16, यानी हमारी पहली डिमांड
मान ली गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी डिमांड मानने को हम तैयार हैं। अब से एडिशनल मेंबर जो होंगे वो 6 से 12 नहीं होंगे, लेकिन 10 से 16 होंगे, यानी कि 10 से 16 कर दिए जाते हैं। और अभी तक क्या हुआ करता था, ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी हुआ करती थी। अब इन्होंने बोला वायसराय मेजोरिटी में ऑफिशियल मेंबर नहीं रखेंगे, ऑफिशियल सिर्फ होंगे 6 और नॉन ऑफिशियल होंगे 10। उन्होंने बोल दिया, यानी कि मैक्सिमम मेंबर होंगे 16, 16 में से 6 होंगे ऑफिशियल और 10 होंगे नॉन ऑफिशियल। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो। देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर की एज इट इज है, उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। हमने सिर्फ बोला था कि आप एडिशनल मेंबर बढ़ाओ, तो उन्होंने 12 से कितने कर दिए, 16, 4 मेंबर बढ़ा दिए। और यहाँ पे एडिशनल मेंबर में ऑफिशियल की मेजोरिटी हुआ करती थी। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम ऑफिशियल की मेजोरिटी भी नहीं रखते, क्योंकि इंडियंस ना नॉन ऑफिशियल में आते थे। तो उन्होंने बोला चलो इंडियंस मेजोरिटी में आ सकते हैं अब। तो यानी कि 6 ऑफिशियल वाले रख दिए और 10 नॉन ऑफिशियल वाले रख दिए। लेकिन इन्होंने अब खेल क्या खेला, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, आप इनका खेल समझना। आपको लग रहा होगा कि भाई मेजोरिटी अब नॉन ऑफिशियल की आ गई, यानी कि वायसराय की मेजोरिटी नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको प्रूव करता हूं कि वायसराय की मेजोरिटी हो जाएगी। कैसे होगी वो देखो। पहले आप ये देखो कि इसके अंदर होना क्या था। ये जो 10 मेंबर थे ना, ये 10 मेंबर में से 5 मेंबर नॉमिनेट होने थे नॉन ऑफिशियल में वायसराय के द्वारा। यानी कि जो 10 मेंबर है उसमें से 5 मेंबर नॉमिनेट स्टिल कौन करेगा, वायसराय करेंगे। एक मेंबर आएगा चैम्बर ऑफ कलकत्ता से, और बाकी के जो 4 मेंबर आएंगे वो प्रोविंसेस असेंबलीज ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये यहां से आएंगे 4 मेंबर। यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से ये 4 मेंबर आएंगे, और एक मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, वहां से एक मेंबर लिया जाएगा। तो इस तरीके से 5 मेंबर ये इलेक्ट होके आने थे, ये वाले मेंबर इलेक्ट होके आएंगे 5 मेंबर। ठीक है, और 5 मेंबर वायसराय नॉमिनेट करेंगे। तो अभी आप देखो, मैं आपको प्रूव करता हूं कि वायसराय ने अभी भी पावर अपने हाथ में रखी, कैसे घुमाया है हमें। देखो वायसराय ने बोला 6 मेंबर तो ये नॉमिनेट कर रहा है, फिर ऑफिशियल में से 10 हैं, नॉन ऑफिशियल में 10 हैं, 10 में से 5 भी नॉमिनेट कर रहा है। तो अगर मैं 6 और 5 मिलाऊंगा कितने हो गए, 11। तो 11 के सामने बचे कितने, 5 ही तो बचे। तो 11 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो इसका मतलब अभी भी वायसराय की मेजोरिटी फिर से हो गई। तो वायसराय ने इनडायरेक्टली मेजोरिटी ले ली। भाई वायसराय ने क्या चालाकी करी, पहले वो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों खुद ही नॉमिनेट कर रहा था, और उसने बोल दिया था ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी। अब इंडियंस ने बोला कि भाई आप ना नॉमिनेट मत करो, इलेक्ट भी करो। तो वायसराय ने बोला भाई सारे इलेक्ट नहीं करेंगे, वायसराय अभी भी पावर अपने पास रख रहा है। वायसराय ने बोला नॉमिनेट तो मैं अभी भी करूंगा, ऑफिशियल मेंबर तो मैं ही नॉमिनेट करूंगा, लेकिन नॉन ऑफिशियल के अंदर से आधे मेंबर में नॉमिनेट कर देता हूं, आधों पे आप इलेक्शन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं आधे इलेक्शन वाले मिलाऊंगा और ऑफिशियल मेंबर मिलाऊंगा, तो ये 6 और 5 कितने हो जाते हैं, 11। और नॉन ऑफिशियल में कितने बचेंगे जो इलेक्ट होके आएंगे, 5। तो मेजोरिटी किसकी होगी बाय डिफॉल्ट। अभी भी वायसराय इनडायरेक्टली तरीके से अपनी मेजोरिटी ले आया, समझ रहे हो। तो अभी भी स्टिल मेजोरिटी किसके पास है, वायसराय के पास। दिखाने के लिए पता चल रहा है कि ऑफिशियल वाले सिर्फ 6 हैं, नॉन ऑफिशियल वाले ज्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नॉन ऑफिशियल में से 5 तो नॉमिनेट वायसराय खुद ही कर रहा है। तो अल्टीमेटली 5 और 6 जब मिलेंगे तो वो तो सारे वायसराय के अपने आदमी है, तो मेजोरिटी बाय डिफॉल्ट वायसराय की होगी। तो इस तरीके से उन्होंने चेंज तो करा। देखो बहुत टुकड़ों में चेंजेस करे हमारे साथ इन्होंने, हमारी बातें मानी लेकिन बहुत टुकड़ों में मानी। जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाना स्टार्ट करा, धीरे धीरे बातें मानी है इन्होंने, अंग्रेजों ने। इतनी आसानी से हमें आजादी नहीं दी इन्होंने। अभी तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कानून हमारे अकॉर्डिंग बनाओ। अभी इनसे जब हम आजादी के लिए भी लड़ेंगे ना, तो बहुत धीरे धीरे करके हमारी बातें मानेंगे ये। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात हमारी मान ली। अब इसके बाद आगे देखो क्या होता है। ये था डिस्कशन फाइनेंस मैटर पे अलाउ नहीं था। इन्होंने बोला ठीक है, डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस वर नाउ अलाउड, यानी कि फाइनेंस मैटर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि तीसरी बात भी मान ली गई। फिर फोर्थ अगली बात थी, एडिशनल मेंबर को क्वेश्चन करना अलाउ नहीं था एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले मेंबर से। इन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। यानी कि कानून बनाने वाले लोग कौन थे, ये वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यही तो कानून बना रही थी। तो एडिशनल मेंबर पहले ना तो फाइनेंस मैटर पर डिस्कस कर सकते थे, ना ही इनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इन्होंने बोला ठीक है, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, यानी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सपोज मैंने बोला कि मैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई इस बार हम मिलिट्री के ऊपर
10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर में से कोई उठेगा और पूछेगा कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, तो इतना पूछ सकते थे। तो मैं ना उनको आंसर देने के लिए बाउंड नहीं हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों खर्च कर रहा हूं, आप सिर्फ क्वेश्चन करोगे। देखो कितना मतलब इन्होंने कितना खेल खेला। इन्होंने बोला ठीक है क्वेश्चंस करो, लेकिन इन्होंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड, यानी क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नहीं पूछोगे। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई मैं वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूं और मैंने बोला कि इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलिट्री के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इंडियन मेंबर एक उठा और उसने बोला कि आप इतना पैसा कैसे और क्यों खर्च कर रहे हो, तो मैंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दी। उसके बाद ना मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद दोबारा से इंडियंस क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वाज नॉट अलाउड। मैंने बोला कि नहीं नहीं हम यहाँ पे खर्च करेंगे, उसके बाद आप चुप हो जाओगे, आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। यानी इंडियंस को कोई भी क्वेश्चन पूछना ऐसे अलाउ नहीं था। यानी क्वेश्चंस के बाद क्रॉस क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था, फिर फायदा ही क्या हुआ। देखो किस तरीके से ये हमें हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि ठीक है भाई क्वेश्चंस पूछ लो, लेकिन क्वेश्चंस के जवाब में कोई दूसरा क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, फिर क्या फायदा है, फिर तो आंसर मिलेगा ही नहीं ना। जब क्वेश्चंस के जवाब में आप दूसरा क्वेश्चन पूछने नहीं दोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है उस क्वेश्चंस को पूछने का। यानी कि इससे अच्छा तो क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही अब है, तो पूछ के भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। साथ में इन्होंने बोला कि भाई फाइनेंस पे डिस्कशन तो कर रहे हो, लेकिन इंडियंस ना वोट नहीं कर सकते थे। अब जब डिस्कशन हो रहा है और हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा जा रहा, फिर डिस्कशन का फायदा ही क्या है, हम बोल के करेंगे भी क्या। भाई हमारा जब वोट कंसिडर ही नहीं होना, भाई कंसिडरेशन कैसे आएगी जब वोटिंग होगी, और वोटिंग में इंडियंस अलाउ नहीं थे। जब इंडियंस अलाउ ही नहीं है तो फिर करोगे क्या, तो ऐसी वोटिंग का फायदा क्या है भाई, ऐसे डिस्कशन का फायदा क्या है, देयर इज नो यूज। तो उन्होंने बोला डिस्कशन अलाउ है लेकिन वोटिंग अलाउ नहीं है, देयर इज नो यूज। तो हम डिस्कशन करके करें भी क्या, हमारा वोट तो उसके अंदर कंसिडर करो कम से कम। तो अगला वाला जो काउंसिल एक्ट आएगा ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर फोर्स करेगी, तो अगले वाले के अंदर पता है ये क्या करेंगे, ये वोट करना भी अलाउ कर देंगे, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउ कर देंगे। तो धीरे धीरे करके ना ये चेंजेस बनते चले जाएंगे। यानी कि देखो फाइनेंस मैटर पे डिस्कशन अलाउ हो गया लेकिन वोटिंग अलाउ नहीं थी, क्वेश्चंस पूछना अलाउ था लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना अलाउ नहीं था। और इनडायरेक्टली तरीके से ऑफिशियल मेंबर्स की फिर से मेजोरिटी आ गई थी, क्योंकि ऑफिशियल 6 थे, नॉन ऑफिशियल 10 नॉमिनेट हो रहे थे, लेकिन उस 10 में से 5 वायसराय ही नॉमिनेट कर रहा था। तो मैं 5 + 6 करूंगा तो 11 होते हैं, जो कि 5 से ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मेजोरिटी स्टिल वायसराय के हाथ में ही थी। और इन्होंने अभी तक जो सिविल सर्विस की हमने डिमांड करी थी, इसका एग्जाम इंडिया में होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोला। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर इन्होंने कोई चेंजेस नहीं करा। इन्होंने बोला मिलिट्री एक्सपेंडिचर हम उतना करते रहेंगे, आईसीएस का एग्जाम अभी लंदन में चलता रहेगा। यानी 5 के अंदर से इन्होंने हमारी सिर्फ और सिर्फ 3 डिमांड मानी, और 3 में से भी डिमांड किस्तों में मानी। और एक चीज बताओ ना, एडिशनल मेंबर कितने बढ़ा दिए भाई, 4 ही मेंबर तो बढ़ाया आपने। आप कोई 10, 20, 50 मेंबर बढ़ाते, अभी तक 17-18 लोग लॉ कानून बना रहे थे, अब 4 और बढ़ने के बाद 22 बना लेंगे, तो कौन सा बहुत ज्यादा लोग कानून बना रहे हैं। तो जब लास्ट अल्टीमेटली टाइम आएगा ना, आप देखोगे इसके अंदर मेंबरों की संख्या ना 150-150, 200 हो जाएगी। अभी आगे जाके होगी जब 90s का टाइम आएगा। तो अभी इतनी आसानी से नहीं करेंगे, ये मेंबर्स नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो अभी भी इन्होंने हमारी बात ना के बराबर ही मानी, यानी दिखाने के लिए मानी भी और नहीं भी मानी। यानी इंडियंस को बोला कि भाई देखो हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, इतनी बात मान ली बहुत है बस। मतलब एक खिलौना सा पकड़ा देते थे, झुंझुना, जैसे छोटे बच्चे को पकड़ा देते हैं ना, रो रहा होता है वो, तो जस्ट लाइक वैसे ही पकड़ाते थे हमारे हाथ में कि भाई लो तुम्हारी बात मान ली गई। लेकिन अल्टीमेटली आपको दिखाई दे ही रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमारी बात का कोई खास असर नहीं हुआ उसका। तो डिस्कशन अलाउ करा लेकिन वोटिंग का राइट नहीं दिया, तो फिर डिस्कशन का फायदा क्या है। दूसरा, क्वेश्चन आपने पूछना अलाउ करा लेकिन उसके जवाब में कोई एडिशनल क्वेश्चन अलाउ नहीं है, फिर क्या फायदा है, फिर तो बात वहीं खत्म। यानी कि फिर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ने जैसा करना है वो वैसा रिपीट करेंगे। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीबडी? टॉपिक में से लर्न करने वाला पोर्शन क्या है? बच्चे इसके अंदर से लर्न करने वाला पोर्शन क्या है, आपको इसके अंदर इसके एडिशनल मेंबर्स लर्न करके चलने हैं, और इंडियन 1892 के अंदर क्या क्या बात मानी गई वो डिमांड्स आपको याद करनी है। क्या डिमांड्स याद करनी है, मेंबर्स बढ़ाए गए, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर कितने आ गए थे, अब इलेक्टेड मेंबर 5 आ गए थे, ये आपको लर्न करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं आपको कल के टेस्ट में देने वाला हूँ। यहाँ तक क्वेश्चंस दूंगा आपको इंडियन काउंसिल एक्ट तक,
जितना भी स्टार्टिंग से करा दिया सारा कवरेज पूरी 100%। सर ओनली कल आया या नहीं परसों? टेस्ट। हाँ जी, मतलब सर टेस्ट टेस्ट तो होगा परसों होगा ना? हाँ परसों होगा, परसों वाली क्लास में। कल मैं आपको अभी और करा दूंगा, अभी इसके अंदर तो बहुत कुछ हो जाएगा हमारा। हम बंगाल पार्टीशन तक पहुंच जाएंगे अभी, 1905 या 1910 तक पहुंच जाऊंगा कल मैं, कल की क्लास में। तो आप ना इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके चलना। अगर आपका ये बेस खराब हो गया ना काउंसिल एक्ट का, तो आपको आगे तक प्रॉब्लम होगी। ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए ना, इसको अच्छे से एक बार घोट लो, और अगर आपको लगता है तो आप इसको नोट करो। मेरे बाद क्लास के बाद ना नोट्स बनाओ उसको बैठ के, समझ रहे हो? पीडीएफ में शेयर करूंगा, स्टिल आप ना अपने हाथ से नोट्स बनाओगे। देखो मेरे तो बने हुए हैं, इसलिए मुझे ये भी पता है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती इसको इंटरप्रेट करने में। आप अपने नोट्स बना लो इसको लिख के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भी कितने कितने मेंबर थे। क्योंकि आपने ये लास्ट तक याद रखना है, 1935 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तक। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया ना, क्योंकि बार बार मैं ये हायरार्की नहीं बताऊंगा आपको कि 61 में इतने थे, 92 में मैंने आपको बता दिया ना कि 16 पहुंच गए। अब मैं 10 से 16 की बात करूंगा। अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि पहले 6 से 12 थे। वो आपको खुद पता होना चाहिए कि पहले 6 से 12 आए, फिर 10 से 16 हुए, फिर 16 से 32 होंगे। तो वो सब चीज हायरार्की आपको ध्यान खुद रखनी है, ठीक है? तो अच्छे से आप एक काम कर सकते हो, जितने भी इस तरह के एक्ट आएंगे ना, उसको एक तरफ ले लो। उस बीच में ना कोई भी टॉपिक नया ऐड ऑन मत करना, सिर्फ एक्ट ऐड ऑन करो। कैसे? शुरुआत करो नोट्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, और उसके अंदर पहली शुरुआत कर दो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और दूसरा उसके नीचे टॉपिक ले लो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। और जब भी मैं आपको तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट कराऊं, उसके नीचे वही वाला टॉपिक करना है। तो सारे काउंसिल एक्ट का ना कंपैरिजन एक साथ आ जाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है ना? तो सारे काउंसिल एक्ट आपके ना एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। देखो मैं सीक्वेंस में आपको सारे इसलिए नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि उस बीच में ना और भी मुद्दे हुए हैं, तो मुझे वो मुद्दे भी डिस्कस करने हैं आपके साथ साथ। फिर जैसे बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो गई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्म होने के बाद अपनी डिमांड्स रखी, तो नया काउंसिल एक्ट आ गया। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, फिर एक और नया काउंसिल एक्ट आएगा। तो ये चीज बढ़ती रहेगी, कानून बनते रहेंगे बार बार, ठीक है? तो चेंजेस आते रहेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में इसकी हायरार्की मेंटेन कर सकते हो। मैं क्लास में आपको उसी अकॉर्डिंग कराऊंगा जैसे जैसे हुआ, ठीक है ना? चलो, तो किसी को कोई भी डाउट हो तो